बेचारा हेरल्ड डर से चीख पड़ा और दयनीय आवाज में मदद के लिए पुकारने लगा, उन डरावनी सुइयों से बचाने की गुहार लगाते हुए। थियो छूटकर उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लेवी ने उसे कसकर पकड़ रखा था और वह बिल्कुल बेबस हो गया। बिना झिझक जैस्पर ने एक सुई सीधे हेरल्ड के सिर में घुसा दी और यह दृश्य देखकर थियो भी सिहर उठा। लेकिन तुरंत ही लेवी ने अपनी मुट्ठी से थियो के सिर पर जोर से मार दिया, जिससे उसके माथे पर तुरंत एक बड़ा गूमड़ उभर आया। हेरल्ड दर्द से चिल्लाता हुआ अपने साथी को पुकारने लगा, लेकिन तब तक उसका सिर अनगिनत एक्यूपंक्चर सुइयों से भर चुका था। जब हेरल्ड अचानक ढीला पड़ गया, जैस्पर घबराकर लेवी से पूछने लगा कि क्या मुर्गी मर गई। लेवी ने शांत होकर जांच की और कहा कि वह अभी जिंदा है। उसी समय मैसेंजर का हाथ गलती से थियो के हाथ से छू गया। जैस्पर ने यह देखा और हैरानी से बोला कि उनका रिश्ता तो काफी करीब लगता है। लेवी ने समझाया कि थियो मुर्गी को अपना प्रिय कह रहा था, जैसे किसी फिल्म में दिखने वाली समर्पित पत्नी की तरह। जैस्पर को अचानक सब समझ आ गया और वह हैरानी से देखने लगा, सोचते हुए कि क्या उनकी मुर्गी को सच में कोई मुर्गा मिल गया है। वह लगभग रोने लगा और शिकायत करने लगा कि उनमें से किसी की भी अभी तक पत्नी नहीं है, लेकिन उनकी मुर्गी पहले ही किसी की पत्नी बन गई। दोस्त की हालत देखकर लेवी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे शांत करने की कोशिश की। उसके बाद नायक ने पास जमे हुए फीनिक्स की ओर ध्यान दिया। उसने जैस्पर को दिखाते हुए कहा कि यह दानव तो हैरानी की बात है, काफी प्यारा दिख रहा है। जैस्पर मुड़कर देखने लगा और उसे भी अजीब सी सहानुभूति महसूस हुई, मानो वह जीव सच में कुछ अजीब तरीके से प्यारा लग रहा हो। आसपास के दानवीय आत्माएं समझ ही नहीं पा रही थीं कि क्या प्रतिक्रिया दें, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस समूह को फिर एक नया अनोखा दोस्त मिल गया है। इसी बीच हवा में तली हुई फीनिक्स के मांस की लाजवाब खुशबू फैलने लगी। एक आंख वाला आदमी भी उस खुशबू को महसूस कर गया और तुरंत समझ गया कि इसकी महक कितनी जबरदस्त लुभावनी है। जैस्पर ने उत्साहित होकर पूछा कि खाना कब तैयार होगा। नायक ने कड़ाही की ओर देखा और कहा कि बस थोड़ा ही समय बाकी है। उधर बेहोश पड़ा थियो भी हवा में तैरती उस स्वादिष्ट खुशबू को महसूस करने लगा। उसकी नाक हल्की सी फड़की और कुछ ही पलों बाद वह धीरे धीरे होश में आ गया। उलझन में बैठते ही उसकी नजर सामने पड़ी मैसेंजर पर गई, जो बेहोश पड़ा था और खून से लथपथ था। घबराकर थियो कांपने लगा और तुरंत जांचने लगा कि क्या मैसेंजर अभी भी सांस ले रहा है। कुछ पल बाद उसे राहत मिली जब उसने महसूस किया कि उसका प्रिय अभी भी जिंदा है। कुछ देर बाद उसने सावधानी से शरीर से खून साफ किया। जैस्पर ने यह देखा और हाथ हिलाकर मुर्गे को पास आकर एक कटोरा सूप पीने का न्योता दिया। थियो तुरंत मुड़ा और नाराज होकर बोला कि वह कोई साधारण मुर्गा नहीं है, बल्कि एक महान आध्यात्मिक प्राणी है, दानव राजा का अवतार। लेकिन यह कहते ही उसे पहले सुनी बात याद आई और उसे शक होने लगा कि जब वे मुर्गी कह रहे थे तो शायद वे उसके प्रिय की ही बात कर रहे थे। मैसेंजर की ओर देखते हुए थियो को हैरानी हुई कि उसके प्रिय का पशु रूप सच में एक मुर्गी जैसा दिखता है, और अजीब बात यह कि उसे वह काफी प्यारा भी लगा। धीरे धीरे थियो को समझ आ गया कि जब भी वे मुर्गे की बात करते थे तो असल में वे उसी की बात कर रहे थे। थोड़ा सोचने के बाद उसने बेधड़क कहा कि अगर ऐसा है तो वह सच में वही मुर्गा है, और यह सुनकर आसपास की दानवीय आत्माएं पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। जैस्पर ने शांत स्वर में समझाया कि हेरल्ड के अंदरूनी अंग पहले जल चुके थे, लेकिन एक्यूपंक्चर सुइयों की वजह से अब वे पूरी तरह ठीक हो गए हैं। यह सुनकर थियो आखिरकार शांत हुआ,
क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके प्रिय की आभा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर हो गई है। इसके बाद उसने जिज्ञासा से पूछा कि कड़ाही में आखिर पक क्या रहा है, क्योंकि हवा में फैल रही वह स्वादिष्ट खुशबू अनदेखी करना बिल्कुल नामुमकिन था। जैस्पर ने खुशी से बताया कि पास में मिला जमी हुई टर्की दरअसल हैरान करने वाली तरह से काफी प्यारा निकला। जिस तरह उसने यह कहा, उससे वह खाने की चीज कम और किसी मजेदार छोटे जीव जैसा ज्यादा लग रहा था जिसे वह अचानक खोज लाया हो। यह कहने के बाद उसने कटोरा दानव की तरफ बढ़ाया। शुरुआत में थियो ने अपनी शाही छवि बनाए रखने की कोशिश की और गर्व से कहा कि उसके जैसे जीव और फीनिक्स एक ही प्राचीन वंश से आते हैं, इसलिए ऐसे प्राणी को खाना थोड़ा अनुचित लगता है। लेकिन लगभग तुरंत ही उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। उसने अचानक बहुत बड़ा कटोरा मांगा, एक विशाल कंटेनर निकाला और उत्साह से उसे भरने लगा, फिर बिना किसी झिझक के खाने में जुट गया। आसपास खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शक्तिशाली लॉर्ड स्तर का दानव इतनी सहजता से अपने ही जैसे प्राणी को खा सकता है, वह भी बिना जरा सी हिचकिचाहट के। थियो ने बड़े गंभीर अंदाज में समझाया कि प्राचीन दुर्लभ जीव बेहद कीमती सामग्री होते हैं और शक्तिशाली साधकों के बीच उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। लेकिन तत्वों की टकराती शक्तियों की वजह से उसने कहा कि उसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेवी ने तुरंत उसकी बात में कुछ अजीब नोटिस किया। थियो मुंह से संयम की बात कर रहा था, लेकिन उसके सामने खाली कटोरों का ढेर लगातार बढ़ता जा रहा था। यह देखकर जैस्पर ने बेबस होकर आह भरी और उसे याद दिलाया कि उन्हें चिकन के लिए कम से कम एक कटोरा तो छोड़ना ही होगा। यह सुनकर थियो अजीब तरह से खुश हो गया। उसके मन में साफ था कि ये लोग उसके प्रिय के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। बिना एक पल गवाए उसने तुरंत एक और बहुत बड़ा कटोरा निकाल लिया, जिससे लेवी और जैस्पर दोनों अविश्वास में वहीं जमे रह गए। लेकिन नायक से एक जोरदार थप्पड़ मिलने के बाद उसने मजबूरी में उसे बदलकर छोटा कटोरा उठा लिया। लेकिन जब आखिरकार जैस्पर खुद लेने के लिए आगे बढ़ा, तो उन्हें पता चला कि कड़ाही पूरी तरह खाली हो चुकी थी। दोनों लड़के निराश चेहरे के साथ इधर-उधर देखने लगे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद कहीं थोड़ा खाना बचा हो, लेकिन बर्तन सच में पूरी तरह खाली था। लेवी ने झुंझलाकर जीभ चटकाई और मजाक में बुदबुदाया कि शायद सीधे मुर्गे को ही पका लेना आसान रहता। जैस्पर उदासी से खाली कड़ाही को देखता रहा। फिर अचानक वह ठिठक गया, जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ हो, और उसने तुरंत लेवी को आवाज दी। जब लेवी मुड़ा तो उसने देखा कि जैस्पर अपना कटोरा उसकी तरफ बढ़ा रहा था और गर्मजोशी से कह रहा था कि अच्छे दोस्त हमेशा अपना खाना बांटते हैं। इस इशारे पर लेवी हल्का सा मुस्कुराया और सच्चे आभार के साथ कटोरा स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने आधा सूप पीने के बाद ही रुक गया, यह सोचकर कि उसके दोस्त को भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। जैस्पर का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। वहीं दूसरी तरफ थियो के शरीर में अचानक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जैसे उसे पल भर के लिए कोई अशुभ आभास हुआ हो, लेकिन उसने तुरंत उसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद दूत भी आखिरकार जाग गया। तब तक थियो पास ही एक बड़ा कटोरा पकड़े बैठा था, जैसे धैर्य से इंतजार कर रहा हो। वह बार बार कोमल आवाज में अपने प्रिय को पुकारता रहा और खुशबूदार सुनहरा फीनिक्स सूप पेश करता रहा। दूत को यह व्यवहार बेहद खींच पैदा करने वाला लगा। मन ही मन वह झुंझला रहा था कि ये लोग उसे पति कह रहे हैं, और ऊपर से यह अजीब और जरूरत से ज्यादा स्नेही दानव अभी भी पास मंडरा रहा है। लेकिन जब उसने कटोरे की तरफ देखा तो समझ आया कि सूप फीनिक्स के मांस से बना है।
अगर वह इसे पी ले तो शायद खुद भी संप्रभु स्तर तक कर सकता है। उस स्वादिष्ट और सुगंधित पकवान को उत्साह से घूरते हुए उसने सोचा कि जैसे ही वह हासिल कर लेगा, उसे इस बर्फीले दानव से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। और जब ऐसा होगा, तब वह आखिरकार इस बेहद परेशान करने वाले विकृत इंसान से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेगा। थियो चुपचाप देखता रहा कि दूत लालच से सूप खत्म कर रहा है। गहरी सांस लेते हुए उसने सोचा कि उसका प्रिय आज अजीब तरह से आज्ञाकारी और थोड़ा प्यारा भी लग रहा है। लेकिन जल्द ही दूत ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। असहज होकर उसने सिर घुमाया और तीखे स्वर में कहा कि उसे घूरना बंद करें। जैस्पर ने शांति से समझाया कि वह और नायक चिकन के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि वह उनका अच्छा दोस्त है। इसका मतलब यह भी है कि उनका मुर्गे को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। उसने हाथ उठाकर दृढ़ता से चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने चिकन को परेशान करने की कोशिश की तो वह और लेवी बिना हिचकिचाए उस व्यक्ति को खत्म कर देंगे। यह बातचीत सुनकर थियो चौंक गया। उसके मन में आया कि इन दोनों इंसानों की साधना का स्तर शायद देवताओं के क्षेत्र से भी ऊपर हो सकता है। अचानक वह खड़ा हो गया और गर्व से घोषणा की कि उसने अपने प्रिय को खोजने में पूरे 5 साल लगा दिए, और अब जब वह आखिरकार मिल गया है तो वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगा और उसका ख्याल रखेगा। इन भावुक शब्दों से जैस्पर इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भर आए, जबकि लेवी तुरंत उसे शांत करने लगा। उधर दूत का चेहरा काला पड़ गया और वह नाखून चबाने लगा। समझ गया कि बात उसी के बारे में हो रही है, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था क्यों। फिर थियो उसकी तरफ मुड़ा और ईमानदारी से कहा कि उसके प्रिय के पास 2 ऐसे वफादार दोस्त हैं जो सच में उसकी परवाह करते हैं, और यह बात एक पति के रूप में उसे बहुत छू गई। दूत तुरंत घबराकर पीछे हट गया, सोचने लगा कि ये तथाकथित अच्छे दोस्त आखिर आए कहाँ से, जबकि वे तो बस उसे शर्मिंदा करते और चिढ़ाते रहते हैं। उधर जैस्पर जिज्ञासा से लेवी की तरफ मुड़ा और पूछा कि अब जब मुर्गी के पास मुर्गा है तो क्या वह भविष्य में चूजे दे पाएगी। यह बेतुका विचार सुनते ही दूत गुस्से से फट पड़ा और चिल्लाया कि वह बिल्कुल भी मुर्गी नहीं है, वह साफ साफ एक मुर्गा है। जैस्पर अचानक घबरा गया और समझ गया कि अगर यह सच है तो वे अब अंडे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा अपने दोस्त के बच्चों को खाना। लेवी ने उदासी से पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वे फिर कभी अंडे नहीं खा पाएंगे, और जैस्पर ने अनिच्छा से कहा कि शायद यही सच है। दोनों इस स्थिति पर हैरान कर देने वाली गंभीरता से चर्चा करते रहे और आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक मुर्गा मर नहीं जाता तब तक अंडे नहीं मिलेंगे। यह डरावना नतीजा सुनकर दूत ने तुरंत अपनी रणनीति बदल ली। उसने जबरन दोस्ताना मुस्कान बनाई, थियो को अजीब विकृत कहा और झिझकते हुए उसके सिर पर हाथ फेर दिया। फिर अपना रवैया नरम दिखाते हुए उसने शांति से पूछा कि पहले लड़ाई के दौरान थियो अचानक क्यों आया और उसकी मदद क्यों की। यह सवाल सुनते ही थियो फिर से शर्मिंदा और संकोची हो गया और आखिरकार समझाया कि रानी ने ही उसे बुलाया था। यह सुनकर दूत पूरी तरह स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि क्या दुनिया बदलने के बाद कोई अजीब आध्यात्मिक संबंध बन गया है। लेकिन उसे याद नहीं था कि उसने पहले कभी इस जीव के बारे में सोचा भी हो। मगर जैसे ही वह थियो की कहानी ध्यान से सुनने लगा, दूसरी दुनिया की यादें अचानक उसके दिमाग में उभर आईं। अपनी झुंझलाहट को मुश्किल से दबाते हुए उसने महसूस किया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वही जिद्दी पागल है जो कभी अतीत को छोड़ने को तैयार नहीं था। माथे पर ठंडा पसीना उभर आया जब दूत को एक डरावनी बात समझ आई। इस दानव ने उसे रोजली समझ लिया था और उसी के पीछे पीछे इस दुनिया तक चला आया था।
फिर भी उसे मानना पड़ा कि यह मूर्ख जानवर हैरान करने वाली तरह से वफादार और समर्पित निकला। लेकिन दूत ने खुद को कड़वाहट से याद दिलाया कि वह बिल्कुल भी रोज़ली नहीं है, और सबसे अहम बात, वह महिला भी नहीं है। वह सावधानी से उस मोहित दानव के करीब गया, लेकिन जब उसने देखा कि लेवी और जैस्पर उन्हें ध्यान से देख रहे हैं, तो उसे डर लगा कि कहीं सच्चाई उजागर न हो जाए। इसलिए उसने जल्दी से थियो को अलग खींच लिया और रहस्यमय अंदाज में कहा कि यह बातचीत निजी होनी चाहिए, जिज्ञासु लोगों से दूर। थियो के कंधे पर मजबूती से हाथ रखते हुए उसने जोर से घोषणा की कि वह बिल्कुल भी वह रानी नहीं है जिसे थियो खोज रहा था। उसने नाटकीय अंदाज में कहना भी शुरू कर दिया कि इस सब के पीछे की असली कहानी बेहद दुखद है। फिर दूत ने भावुक कहानी गढ़ते हुए बताया कि लेवी और जैस्पर कभी उसकी बहन के करीबी दोस्त थे। बाद में उसके अनुसार उसकी बहन मर गई। गहरे दुख में उन्होंने उसकी आत्मा को इकट्ठा किया और उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया ताकि वह नया आध्यात्मिक शरीर विकसित कर सके। उस दूर की दुनिया में वह आत्मा कथित तौर पर रोज़ली नाम की एक मानव महिला के शरीर में प्रवेश कर गई। आंखों में आंसू और चेहरे पर दुखी भाव लाते हुए उसने घोषणा की कि वही महिला असल में वह रानी है जिसे थियो इतने समय से खोज रहा था। कहानी सुनने के बाद थियो पूरी तरह उलझा हुआ दिखा और धीरे से बोला कि अगर ऐसा है तो रानी असल में दूत की बहन होनी चाहिए, न कि खुद दूत। दूत ने तुरंत अपनी कहानी को सही साबित करने के लिए सिर हिलाकर सहमति जताई। लेकिन थियो ने फिर भी शक से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि उसकी बहन मर चुकी है। दूत ने समझाया कि उसका भौतिक शरीर मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा बच गई, दूसरी दुनिया में साधना की और आखिरकार लौटकर उसे सब कुछ बताया। यह सुनकर थियो अचानक आगे झुका और उत्सुकता से पूछा कि उसने आखिर उसे क्या बताया था। जैसे ही थियो करीब आया, दूत सहज ही पीछे हट गया। लेकिन दानव फिर और करीब आ गया। दोनों के बीच की दूरी घटती चली गई, यहाँ तक कि दूत घबराकर हकलाने लगा। बढ़ती हुई घबराहट में अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह जल्दी से चिल्लाया कि उसने अंडे के अंदर रहते हुए ही उसे सब कुछ बता दिया था। यह कहते हुए उसने तुरंत अपने सामान में हाथ डाला और वह रहस्यमय अंडा निकाल लिया। जैसे ही थियो ने यह सुना, उसने तुरंत बात पर भरोसा कर लिया। उसकी आंखें इतनी फैल गईं कि जैसे बाहर निकल आएंगी, और वह हैरानी से उस अंडे को घूरने लगा, मानो उसकी खोई हुई रानी सच में उसी के अंदर हो। संदेशवाहक ने सीधे थियो की आंखों में देखने से बचते हुए हल्का सा सिर हिला दिया। फिर थोड़ा अजीब अंदाज में जोड़ा कि उससे बात करने के बाद उसकी आत्मा फिर से कमजोर हो गई थी। उसने समझाया कि वह फिर से गहरी नींद में चली गई है। थियो का चेहरा तुरंत पत्थर जैसा जम गया और उसने धीरे धीरे अंडे की तरफ हाथ बढ़ाया, जिससे संदेशवाहक के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। अचानक थियो ने उसका हाथ पकड़ लिया और नम, स्नेह भरी आंखों से उसे देखने लगा। कांपती आवाज में उसने पूछा कि क्या वे उससे झूठ बोल रहे हैं या फिर उसकी रानी अब उससे प्यार नहीं करती। संदेशवाहक इस भावुक प्रतिक्रिया से पूरी तरह घबरा गया, लेकिन थियो रुकने वाला नहीं था। वह दुखी होकर शिकायत करने लगा कि उसने अभी अभी अपने दिल की बात कबूली थी और वह उसे छोड़कर जा रही है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थककर परेशान हो चुका संदेशवाहक बड़बड़ाते हुए कुछ अस्पष्ट बोलने लगा। आखिरकार उसका धैर्य पूरी तरह टूट गया। झुंझलाहट में उसने थियो का कान पकड़कर जोर से खींचा और गुस्से में चिल्लाया कि वह रानी नहीं है जिसे थियो ढूंढ रहा था और कभी हो भी नहीं सकता। संदेशवाहक झल्लाकर जोर से बोला कि वजह बिल्कुल साफ है। वह एक आदमी है, एक मुर्गा, न कि मुर्गी या रानी।
अपनी बात साबित करने के लिए उसने गुस्से में अपना ऊपर का कपड़ा फाड़ दिया, जिससे उसकी मजबूत छाती और साफ तौर पर मर्दाना शरीर दिखने लगा। थियो थोड़ा आगे झुककर उसे ध्यान से देखने लगा और अचानक वहीं ठिठक गया। कुछ सेकंड तक दोनों बस चुपचाप खड़े रहे और उनके बीच से हवा गुजरती रही। फिर बिना किसी चेतावनी के थियो की आंख से एक चमकता हुआ आंसू धीरे धीरे नीचे लुढ़क गया। यह दिल तोड़ देने वाला दृश्य देखकर संदेशवाहक तुरंत उसे पुकारने लगा। लेकिन थियो पहले ही दुख में पूरी तरह जम चुका था और थककर संदेशवाहक जमीन पर ही बैठ गया। घबराकर संदेशवाहक ने एक हथौड़ा उठाया और थियो को घेर रही बर्फ की परत पर बेचैनी से थपथपाने लगा, उससे विनती करते हुए कि वह जागे और ध्यान से उसकी बात सुने। वह बार बार दोहराता रहा कि वह एक मुर्गा है, रानी नहीं, और जल्दी से लगभग फूटने वाले अंडे की तरफ इशारा करते हुए समझाने लगा कि असली रानी उसी के अंदर है। वह समझाता रहा कि जब अंडा फूटेगा तो शायद वह फिर से रानी बनने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो थियो आखिरकार उससे दोबारा मिल सकेगा। इन बातों के दबाव में मोटी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। संदेशवाहक लगातार उसे भरोसा दिलाता रहा कि अंडे के अंदर वही रानी हो सकती है जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा है। भारी भावनाओं के साथ थियो ने आखिरकार संदेशवाहक के हाथों से अंडा ले लिया। जैसे ही बर्फ पूरी तरह पिघली, उसने अंडे को धीरे से थामा और नरमी से पूछा कि क्या उसने सच में उससे ये सारी बातें कही थीं। संदेशवाहक ने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया और कहा कि आखिर वह उसकी बहन है। फिर थियो ने बेचैनी से पूछा कि अंडा आखिर कब फूटेगा। यह अचानक पूछा गया सवाल सुनकर संदेशवाहक पूरी तरह घबरा गया। उसने अजीब ढंग से जवाब दिया कि उसे सच में नहीं पता, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं मालूम कि अंडे कैसे फूटते हैं। थियो की आंखें अचानक उत्साह से चमक उठीं और उसने जोश में कहा कि वह खुद अंडा सेने की कोशिश कर सकता है। यह सुनते ही संदेशवाहक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। लेकिन थियो पूरे दृढ़ निश्चय के साथ बोला कि वह इसे सही तरीके से करना सीखने को तैयार है। संदेशवाहक ने मन ही मन सोचा कि यह भोला और जरूरत से ज्यादा समर्पित आदमी अपनी रानी के लिए इतना समर्पित है कि शायद सच में अंडा सेने में कामयाब हो जाए। उसने तय किया कि जब रोज़ली अंडे से पैदा होगी तो शायद उसे अतीत की कोई याद नहीं होगी और वह उसे फिर कभी मुर्गा समझने की गलती भी नहीं करेगी। गंभीर चेहरे के साथ उसने आखिर कहा कि चूंकि हालात ऐसे हो गए हैं तो वह अनिच्छा से अपनी बहन को थियो के भरोसे छोड़ देगा। लेकिन उसने फिर याद दिलाया कि वह खुद सिर्फ एक मुर्गा है और कभी रानी नहीं हो सकता। थियो ने तुरंत उसे आदर से जीजा कहकर संबोधित किया, लेकिन साथ ही बताया कि लेवी और जैस्पर उसे लगातार चिकन कहते रहते हैं। हैरानी की बात यह थी कि इस बार संदेशवाहक गुस्से से नहीं फटा। सब कुछ ठीक से समझाना मुश्किल था, इसलिए उसने बस आह भरते हुए कहा कि यह बहुत जटिल और थोड़ा दुखद किस्सा है। फिर उसने समझाया कि लेवी और जैस्पर एक बार दूसरी दुनिया से लौटते समय शून्य में गिर गए थे और जब वे वापस आए तो गलती से उसे अपनी बहन समझ बैठे। थियो ने फिर पुष्टि करने के लिए पूछा कि क्या वह सही समझ रहा है कि जिस मुर्गी की वे बात करते हैं वह असल में संदेशवाहक की बहन है, खुद संदेशवाहक नहीं। संदेशवाहक ने झुंझलाकर जवाब दिया कि जाहिर है वह एक मुर्गा है। यह देखकर कि उसका तथाकथित जीजा थका हुआ लग रहा है, थियो ने दयालुता से कहा कि वह खुद लेवी और जैस्पर को सब कुछ समझा देगा और यह भी देखेगा कि क्या उसकी दवा उन्हें ठीक कर सकती है। लेकिन संदेशवाहक ने जल्दी से उसे रोक दिया और समझाया कि वे कभी भी यह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि वह मर चुकी है।
इसलिए उन्हें दुख न पहुंचाने के लिए वह अब तक अपनी बहन होने का नाटक करता रहा। यह सुनकर थियो बहुत भावुक हो गया और उत्साह से उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि वह सच में बहुत महान और समझदार इंसान है। संदेशवाहक ने हल्के से कंधे उचकाए और जवाब दिया कि अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो वह भी हालात के साथ खेलता रहेगा। थियो का चेहरा नरम पड़ गया। लेवी और जास्पर को इतनी दर्दनाक सच्चाई न बताने की बात सुनकर उसकी आंखें भावनाओं से चमक उठीं। संदेशवाहक ने थियो के कंधे पर थपकी दी और सुझाव दिया कि वह मुर्गे का नाटक करता रहे जबकि वह खुद अपनी बहन होने का अभिनय जारी रखेगा। इस प्रस्ताव से थियो इतना चौंक गया कि उसके गाल लाल हो गए और उसने तुरंत विरोध करने की कोशिश की। लेकिन मुर्गे ने शांति से उसे भरोसा दिलाया कि चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिर में शर्मिंदगी के बावजूद थियो ने मजबूरी में इस अजीब योजना के साथ चलने के लिए हामी भर दी। इसके बाद संदेशवाहक मुड़ गया और थककर अपना माथा रगड़ने लगा। मन ही मन खुश था कि यह चालाक चाल शायद आखिरकार उसे उस परेशान करने वाले दानव से छुटकारा दिला दे। अब उसे लगा कि उन दो बेवकूफ शरारती लोगों के लिए उसे फिर कभी अंडे नहीं देने पड़ेंगे और उसने चुपचाप खुद को अपनी चतुराई के लिए बधाई दी। उधर थियो अपने हाथों में पकड़े अंडे को ध्यान से देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। इस अजीब दृश्य को देखकर दूत ने काफी शांत प्रतिक्रिया दी और राहत की सांस ली। समझ गया कि थियो का आना बस अस्थायी बुलावा था। थोड़ी ही देर बाद जास्पर अचानक कहीं से प्रकट हुआ और जोर से पूछने लगा कि चिकन का मुर्गा आखिर कहाँ गायब हो गया। यह सुनते ही संदेशवाहक ने तुरंत अपना भाव बदल लिया और सहजता से समझाया कि मुर्गा अंडा सेने के लिए थोड़ी देर के लिए घर चला गया है। फिर उसने गर्व से जोड़ा कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा है और जब भी वह उसे बुलाएगा मुर्गा तुरंत वापस आ जाएगा। लेवी थोड़ा निराश दिखा और दुखी होकर बुदबुदाया कि उसे उम्मीद थी कि वे कुछ अंडे खा पाएंगे। संदेशवाहक ने जबरन शिष्ट मुस्कान बनाई और कहा कि अफसोस अभी यह संभव नहीं है। उसी पल अचानक संदेशवाहक के सीने में तेज दर्द उठा। उसे अजीब सी अपराध बोध की भावना महसूस हुई और वह सोचने लगा कि शायद यह उस झूठ से जुड़ा है जो उसने अभी उस दानव राजा से कहा था। वह बेचैनी जल्दी ही और बढ़ गई, यहाँ तक कि उसकी अंतरात्मा जैसे दर्द करने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे जास्पर और लेवी घबराकर उसकी तरफ दौड़े। जल्दी से स्थिति देखकर जास्पर ने निष्कर्ष निकाला कि शायद पहले खाया हुआ फीनिक्स का मांस और सूप ही वजह है और अब उसका शरीर एक शक्तिशाली परिवर्तन से गुजर रहा है। लेवी ने ध्यान से नीचे देखा और समझ गया कि उसके सामने पड़ा व्यक्ति अब सिर्फ एक साधारण चिकन नहीं रहा। जल्द ही उसके शरीर से आग जैसी पंख निकल पड़े, चारों तरफ लपटें भड़क उठीं। जास्पर हैरानी से घूरता रहा और घबराकर सोचने लगा कि कहीं उनका दोस्त फ्राइड चिकन तो नहीं बन गया। लेकिन अगले ही पल एक शानदार अग्नि फीनिक्स प्रकट हुआ और आसमान की तरफ उड़ गया। चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं और गर्मी लगभग असहनीय हो गई। उसी समय सिस्टम स्क्रीन पर एक सूचना दिखाई दी कि एक शक्तिशाली ऊर्जा शरीर का पता चला है जो पूरे 10 साल तक प्यास को कम कर सकता है। इस तरह दूत ने आधिकारिक रूप से अपना विकास पूरा किया और एक भयानक लॉर्ड रैंक दानव बन गया, एक डरावना आग निगलने वाला फीनिक्स। आसपास की दानव आत्माएं डर से भर गईं जब उन्हें एहसास हुआ कि वह पहले ही शासक स्तर तक पहुंच चुका है और कई को शक होने लगा कि क्या वे उसे हरा भी सकते हैं। सिर्फ पोलर किट्सुने की आत्मा शांत रही। उसने तो बहुत पहले ही यह नतीजा भांप लिया था जब वह पहली बार नेशनल रैंक तक पहुंचा था।
इसके बाद दानव आत्माओं की खामोश निगाहें धीरे धीरे उस तरफ मुड़ी जहां एक और फीनिक्स आराम से खड़ा अपनी नाक कुरेद रहा था। एक दानव ने धीरे से बाकी सबको याद दिलाया कि उनके बीच एक मास्टर रैंक का प्राणी भी मौजूद है। लेकिन किट्सुने ने शांत स्वर में जवाब दिया कि सिर्फ रैंक का कोई खास मतलब नहीं होता। आखिर वह भी ऊपर उठ चुका है और इस दुनिया में असली नियम सिर्फ एक ही है, ताकतवर ही सबसे ऊपर होता है। इस बीच संदेशवाहक अपनी लंबे समय से इंतजार की जा रही पदोन्नति के आखिरी चरण में था। उसके पूरे शरीर में हल्की हल्की कंपकंपी हो रही थी, क्योंकि एक अनजानी शक्ति की लहरें धीरे धीरे उसके चारों तरफ इकट्ठा हो रही थीं। जैसे ही यह बदलाव स्थिर हुआ, उसके पीछे धीरे धीरे एक विशाल और भव्य आकृति बनने लगी। वह जलती हुई ऊर्जा से बना एक विशाल पक्षी लग रहा था, जिसके पंख किसी प्राचीन कथा के पौराणिक जीव की तरह फैल रहे थे। अचानक आत्मविश्वास से भरकर उसने अपने तेज नुकीले पंजे फैलाए और गर्व से सिर उठाया, मानो आखिरकार उसने अपनी नई पहचान, एक असली आग निगलने वाले फीनिक्स लॉर्ड को स्वीकार कर लिया हो। वहां मौजूद हर योद्धा हैरानी में चुप खड़ा उसे देखता रह गया। उनकी नजरें उस शानदार जीव पर टिकी थीं, और वे उसकी जबरदस्त खूबसूरती और उससे निकलती भव्य आभा को देखकर दंग रह गए। भले ही लेक्सी अभी भी बेहोश था, लेकिन उसके भीतर का झटका बाकी था। जमीन पर उतरते ही उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक जबरदस्त ताकत उमड़ रही है, और इस बदलाव का पैमाना देखकर वह खुद भी हैरान रह गया। वह बार बार खुद को नीचे देख रहा था, मानो यकीन ही नहीं हो रहा हो। किसी तरह वह सच में एक शासक के स्तर पर पहुंच गया था, और उसकी शक्ल सूरत भी पूरी तरह बदल चुकी थी। अपनी कलाई के कंगनों को पकड़ते हुए उसे अचानक एक अविश्वसनीय बात का एहसास हुआ। अब वह सिर्फ एक साधारण मुर्गा नहीं रहा था, और उसका रूप इतना बदल चुका था कि पहचानना मुश्किल था। एक पल के लिए उसके अंदर मिलीजुली भावनाएं उमड़ पड़ी। थोड़ा भावुक होकर उसने बड़बड़ाते हुए अपने पूर्वजों से और उन मुर्गों मुर्गियों से माफी भी मांगी जिन्होंने कभी उसे पाला था। लेकिन अगले ही पल उसकी सारी गंभीरता गायब हो गई। हाथ में पंखा लिए वह खुशी से उछलने लगा और गर्व से यह निहारने लगा कि वह आखिरकार एक फीनिक्स बन चुका है। फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने दृढ़ता से ऐलान किया कि अब से जो भी उसे मुर्गा कहेगा, उसकी इतनी पिटाई होगी कि वह यह शब्द ही भूल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, जैस्पर ने बड़े आराम से टिप्पणी कर दी कि यह मुर्गा तो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। फीनिक्स तुरंत गुस्से से फट पड़ा। वह जोर से गरजा और चिल्लाकर पूछने लगा कि आखिर किसकी हिम्मत हुई उसे अभी भी मुर्गा कहने की। जैस्पर बस उलझन में उसे देखता रहा, जबकि लेवी को लगा कि बात बिगड़ सकती है, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और हेराल्ड का मुंह जबरदस्ती बंद कर दिया। लेकिन अगले ही पल फीनिक्स का चेहरा अचानक बदल गया। उसने हाथों से दिल का आकार बनाया, चमकते हुए मुस्कुराया और कहा कि वह सच में इस तारीफ की कदर करता है। जैस्पर का चेहरा तुरंत खिल उठा। उसने खुशी से अंगूठा दिखाया और दोहराया कि यह मुर्गा सच में दिन ब दिन और सुंदर होता जा रहा है। दिल ही दिल में संदेशवाहक बस चुपचाप आह भर सकता था। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न बन जाए या किसी भी दर्जे पर पहुंच जाए, इन लोगों के लिए वह शायद हमेशा सिर्फ एक मुर्गा ही रहेगा। आखिरकार उसने हार मानकर गहरी सांस ली, अपना माथा दीवार से टिका दिया और चुपचाप उदास होकर खड़ा रहा। पास ही वन आई भी दीवार से टिककर खड़ा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये दोनों थोड़े पागल से लोग सच में इतने ताकतवर हैं कि कोई इनसे निपट ही नहीं सकता। वह दिमाग में उनकी लड़ाई की रैंकिंग का हिसाब लगाने लगा और अचानक उसे याद आया कि हेराल्ड के पास उतनी ही ताकत वाले साथी भी हैं जो कभी भी मदद के लिए आ सकते हैं।
ऊपर से मुख्यालय से हुआ ट्रायल ब्रॉडकास्ट प्रसारित होने के बाद लेवी की असली लड़ाकू ताकत पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। यह सब सोचकर वन आई ने झुंझलाहट में सिर मल लिया और मन ही मन सोचने लगा कि दूसरे देशों के शीर्ष योद्धा इस स्थिति के बारे में क्या सोचेंगे। उधर जैस्पर ने इतनी बड़ी जम्हाई ली कि उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। यह देखकर मुख्य पात्र ने सहजता से कहा कि अब उन्हें वापस जाकर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। उसके साथी ने चुपचाप सहमति में सिर हिलाया। फिर दोनों वन आई के पास गए और विनम्रता से समझाया कि जैस्पर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे लोग जल्दी निकलना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद संदेशवाहक झट से फिर से मुर्गे के रूप में छोटा हो गया और उछलकर सीधे लेवी की बाहों में जा बैठा। वन आई उन्हें जाते हुए देखता रहा और मन ही मन हैरान हुआ कि इतनी ताकतवर शासक की रैंक तक पहुंचने के बाद भी संदेशवाहक अब भी लेवी का आज्ञाकारी होकर पीछा करता है। अजीब सी प्रेरणा महसूस करते हुए वन आई ने गर्व से अपनी छाती थपथपाई और मन ही मन लेवी को अपना साथी कहने लगा। जब रात हुई तब तक दोनों युवक अपने अपने बिस्तरों पर गहरी नींद में सो चुके थे। लेकिन थोड़ी देर बाद जैस्पर को फिर से अजीब सा असहज महसूस होने लगा और कब उसका मन एक और भयानक सपने में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। सपने में उसने एक सफेद बालों वाले आदमी को देखा जिसके हाथ में ताजा खून टपकता हुआ खंजर था। ठंडी आवाज में उसने कहा कि यह ब्लेड स्टारडस्ट से बना है और पूछा कि क्या दूसरा आदमी गुप्त रूप से दुश्मन के साथ मिला हुआ है। अजनबी ने उदास चेहरे के साथ जवाब दिया कि सहयोग हो या न हो, सुरक्षा कवच ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। दुश्मन अभी हराने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। यह सुनते ही सफेद बालों वाले आदमी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने कड़वे यकीन के साथ कह दिया कि अजनबी ने उसे धोखा दिया है। ये कठोर शब्द साफ तौर पर अजनबी के दिल में कहीं गहराई तक चुभ गए, जिससे उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह अचानक टूट गया और चिल्लाकर बोला कि सभी देवता कमजोर होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसके सामने खड़ा आदमी भी। वह बेचैनी से बताने लगा कि और देवता भयानक लड़ाइयों में मर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ दिव्य शक्ति कम होती जा रही है। फिर ठंडी और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अजनबी ने कहा कि अब आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, समर्पण, क्योंकि जिद करके लड़ते रहना सिर्फ निश्चित मौत देगा। उस पल सफेद बालों वाले आदमी का चेहरा कठोर हो गया और उसने चुपचाप तय कर लिया कि यह व्यक्ति अब उसका उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उसने क्रोध में अजनबी को एक बेकार और दयनीय जीव कहकर आरोप लगाया। जैसे ही सपने के अंदर जैस्पर हमला करने के लिए बढ़ा, अजनबी जल्दी से पीछे हट गया और शांत स्वर में कहा कि अब उस पर गुस्सा करना बेकार है। उसने ठंडी बेपरवाही से समझाया कि उसका एकमात्र मिशन इस खंजर से रक्षा कवच को नष्ट करना है। जैसे ही उसने यह बात खत्म की, अचानक पास ही अंधेरे से चार और आकृतियां उभर आईं। वे खतरनाक और उकसाने वाले भाव से जैस्पर को घूरने लगे, जबकि अजनबी मजाक उड़ाते हुए बोला कि क्या जैस्पर तथाकथित मिलेनियल्स से डर रहा है। जैस्पर तुरंत सतर्क हो गया, लेकिन वह प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही आसमान से बिजली गिरी और किसी ने पीछे से आकर उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। उसी समय दूर खड़े एक रोबोट ने हमला किया जो सीधे उसकी छाती को चीर गया और लगभग उसी पल एक और दुश्मन ने पीछे से वार कर दिया। आखिर में एक महिला आगे बढ़ी और उसने जबरदस्त ताकत के साथ उसकी देह पर एक भयानक हथेली का प्रहार कर दिया। ये सारे हमले लगभग एक ही समय पर पड़े, जिससे वह पूरी तरह दब गया और उसके पास बचाव का कोई मौका ही नहीं बचा। वह जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसका शरीर मानो अंधेरे खालीपन में गिरता चला गया, जबकि हवा में खून बिखर गया।
हकीकत में वापस जैस्पर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था और वह जोर जोर से सिर हिलाते हुए डरे हुए कराहने लगा। उसी समय एक कोमल हाथ आगे बढ़ा और उसे जगाने के लिए उसके गाल पर हल्के से कई बार थपकी दी। लेवी, जो पूरे समय बिस्तर के पास बैठा था, चिंता से जैस्पर का नाम पुकारता रहा, जब तक कि जैस्पर ने धीरे धीरे आंखें नहीं खोलीं और आखिरकार उस बुरे सपने से बाहर नहीं आया। जैस्पर फूट फूट कर रो पड़ा और बताया कि उसने फिर से वही भयानक लोगों का सपना देखा, जो और भी खतरनाक साथियों को लाकर उसे मार डालते हैं। यह सुनकर लेवी तुरंत गुस्से में आ गया और उसने दृढ़ता से कहा कि अगर वे दुश्मन फिर सामने आए तो वह खुद उनसे निपटेगा। लड़का कुछ पल उसे उलझन से देखता रहा, फिर चुपचाप आंसू पोंछे और हल्की राहत भरी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उधर अकादमिक बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल के ऊपर का आसमान धीरे धीरे उजाला होने लगा, क्योंकि सुबह होने वाली थी। वन आई और ट्रेसी पहले से ही वहां खड़े थे, हेलीकॉप्टर के आने का धैर्य से इंतजार करते हुए। जब मेहमान आखिरकार पहुंचे तो उन्होंने सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और सुप्रीम कमांडर ट्रेसी ने विनम्रता से उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर पहुंचते ही उसने घोषणा की कि प्रसारण के दौरान केसेस ने जो बातें कही थीं, उन्होंने विभाग के इतिहास का सबसे गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। उसने गंभीरता से जोर देकर कहा कि अगर उस बातचीत के बाद के असर को सही तरह से नहीं संभाला गया तो इसके परिणाम सिर्फ विभाग के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी विनाशकारी हो सकते हैं। इस पर वन आई ने सावधानी से पूछा कि क्या केसेस ने जिस निषिद्ध प्रयोग की बात कही थी वह सच में सही है। कमांडर ने तुरंत पुष्टि की कि यह वास्तव में सच है और यही कारण है कि स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है। उसने यह भी जोड़ा कि अगर केसेस ने प्रसारण के दौरान सच्चाई उजागर नहीं की होती तो मुख्यालय अंत तक इसे छिपाए रखता, क्योंकि ऐसी जानकारी आसानी से मानवता को बांट सकती है। हालांकि उसने यह भी कहा कि लेवी एक असाधारण प्रतिभा और बेहद शक्तिशाली योद्धा है और इस सारी अफरातफरी के बावजूद यह प्रसारण शायद कुछ अप्रत्याशित सकारात्मक असर भी ला सकता है। कमांडर ने शांत तरीके से पुष्टि की कि जो कुछ भी चर्चा हो रही थी वह सच था। फिर उन्होंने स्थिर और संतुलित आवाज में समझाया कि यही स्थिति असल वजह थी कि वे खुद इतनी दूर यन्हाई तक आए थे। उनके अनुसार मामला इतना महत्वपूर्ण हो चुका था कि दूर से संभालना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें खुद आकर इसे सीधे संभालना पड़ा। थोड़ा रुकने के बाद उन्होंने घोषणा की कि मुख्यालय पहले ही एक बड़ा फैसला कर चुका है। ठीक 3 दिन बाद पूरे देश में एक बिल्कुल नया लाइव प्रसारण आयोजित किया जाएगा। यह कोई छोटी आंतरिक ब्रीफिंग नहीं होगी, इसे पूरे देश की हर विशेष संचालन इकाई तक एक साथ प्रसारित किया जाएगा। कमांडर ने फिर स्पष्ट किया कि वह केसेस के साथ होने वाली आगामी बातचीत की बात कर रहे थे। यही चर्चा तय करेगी कि केसेस के चौंकाने वाले बयानों से पैदा हुआ संकट शांत हो सकता है या हालात और ज्यादा नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने खास जोर देकर कहा कि जैस्पर जैसे उत्कृष्ट योद्धा और खासकर लेवी इन बातचीतों में लगभग निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके अनुसार उनकी मौजूदगी और प्रभाव पूरी बातचीत की दिशा तय कर सकते हैं। ट्रेसी ने ध्यान से सुना और फिर शांत लेकिन गंभीर आवाज में जवाब दिया। उसने कहा कि वह मौजूदा स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझती है और सभी को भरोसा दिलाया कि वह सुप्रीम कमांडर के साथ पूरी तरह सहयोग करेगी, चाहे जो भी करना पड़े। उसी समय वन आई थोड़ा आगे झुका और अपना हाथ ठोड़ी पर टिकाकर सोचने लगा। फिर उसने कहा कि उसे एक सवाल पूछना है। ट्रेसी ने भी अनजाने में वही हरकत दोहराई, थोड़ी छूते हुए सोचने लगी और बोली कि उसके मन में भी एक सवाल है।
दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा और लगभग उसी समय बोल पड़े। उनके मुंह से निकला सवाल बिल्कुल एक जैसा था, आखिर उन दो मानसिक रूप से अस्थिर लोगों से कैसे निपटना चाहिए। यह बोलने के बाद दोनों अचानक चुप हो गए। एक पल बाद फिर दोनों एक साथ बोले और थोड़ी झिझक के साथ मान लिया कि दरअसल वे दोनों शुरू से उसी एक समस्या को लेकर चिंतित थे। उस आदमी ने सावधानी से सुझाव दिया कि इस मामले को आने वाले लाइव प्रसारण के जरिए संभाला जा सकता है। लेकिन तुरंत उसने एक गंभीर चिंता भी जताई, अगर वे दोनों निर्देश समझ ही न पाए और पूरे देश के सामने कुछ बिल्कुल बेतुकी बातें बोलने लगे तो। यह संभावना सुनकर ट्रेसी ने झुंझलाकर अपना सिर पकड़ लिया और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। उसने माना कि अगर प्रसारण के दौरान वे दोनों सहयोग करने से इनकार कर दें तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं और उनकी सारी योजना खराब हो सकती है। सोचते सोचते ट्रेसी को अचानक वह पल याद आया जब लेवी ने बिल्कुल मासूम चेहरे से कहा था कि उसे राक्षसों के बीच रहना पसंद है क्योंकि वे स्वादिष्ट लगते हैं और वहां वह जितना चाहे खा सकता है। उसी क्षण ट्रेसी के दिमाग में अचानक एक विचार चमका। यह सोच इतनी परफेक्ट लगी कि वह खुद से ही थोड़ी खुश हो गई। आत्मविश्वास से सिर हिलाते हुए उसने कहा कि ऐसे मामलों को उन पेशेवर लोगों पर छोड़ देना चाहिए जो इस तरह की जटिल परिस्थितियों को संभालना अच्छी तरह जानते हैं। उधर शॉन एक बड़े पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था जिसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने तय किया कि शायद अब लेवी और जैस्पर से ठीक से बात करने का समय आ गया है। कुछ समय पहले ट्रेसी और वन आई सच में उससे मिलने आए थे। उन्होंने उससे पूछा था कि क्या वह एक ऐसे मामले में उनकी मदद कर सकता है जिसमें उसके अनुभव की जरूरत थी। अब शॉन ने हल्का सा सिर उठाया और दूर की ओर देखने लगा, मन ही मन सोचते हुए कि क्या लेवी और जैस्पर को बाद में फिर से यहीं भेजा जाएगा। वह अभी अभी अपना मग मेज पर रखकर खड़ा ही हुआ था कि किसी ने अचानक उसे पुकारा। आवाज ने उसे टीचर कहकर बुलाया और यह परिचित शब्द सुनकर वह हैरानी से मुड़ गया। उसकी हैरानी की बात थी कि सामने सुप्रीम कमांडर खड़ा था। उस आदमी ने शांत भाव से हाथ उठाया और धीरे धीरे अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। फिर उसने पूरे सम्मान के साथ गहराई से झुककर अपने पुराने गुरु को प्रणाम किया। शॉन ने उसे देखा और थोड़ी मुस्कान के साथ पूछा कि इतना व्यस्त आदमी आखिर समय निकालकर उससे मिलने कैसे आ गया। कमांडर ने चुपचाप फिर से अपना मास्क पहन लिया और समझाया कि वह आधिकारिक काम से यान है आया था। जब वह पहले से ही यहाँ था तो उसने सोचा कि अपने शिक्षक से मिलना ठीक रहेगा। यह सुनकर शॉन मुस्कुरा दिया। उसने कहा कि यह देखकर सच में अच्छा लगा कि सुप्रीम कमांडर बनने के बाद भी उसके पुराने छात्र ने अपने गुरु को नहीं भुलाया और अभी भी उतना ही सम्मान बनाए रखा है। कमांडर ने हल्का सा सिर झुकाया और ईमानदारी से कहा कि आज उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब उसकी युवावस्था में मिली शिक्षा और मार्गदर्शन की वजह से है। यह सुनकर निर्देशक हल्के से हंस पड़ा और थोड़ी मजाकिया विडंबना के साथ बोला कि अब जब उसका छात्र सुप्रीम कमांडर बन चुका है तो उसे जरूर बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती होगी। शॉन ने अचानक हाथ उठा दिए और जोर से हंस पड़ा। साथ ही उसने पास के अस्पताल की ओर इशारा करते हुए मजाक में कहा कि इमारत हर जगह से टपक रही है और उसे नए उपकरणों की सख्त जरूरत है। उसने इशारों में कहा कि अगर कमांडर के पास कुछ अतिरिक्त धन हो तो वह अस्पताल में निवेश करने के बारे में सोच सकता है। लेकिन कमांडर ने थोड़ा असहज होकर नजरें फेर लीं और बेबस होकर कहा कि उसकी तनख्वाह वास्तव में इतनी ज्यादा नहीं है। उसी समय शॉन की जेब में रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। नोटिफिकेशन साफ बता रहा था कि अभी अभी पैसे का ट्रांसफर आया है।
संदेश देखते ही निर्देशक की सारी चिंताएं गायब हो गईं। वह संतोष से मुस्कुराया और अपने छात्र की गर्मजोशी से तारीफ करते हुए उसे लोगों की सेवा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। कमांडर ने चुपचाप एक बार फिर झुककर प्रणाम किया। दिल के अंदर दर्द और ईमानदारी के साथ उसने खुद को याद दिलाया कि वह अपने शिक्षक की सीख और सलाह को कभी नहीं भूला है। उधर आसमान में दूर कहीं 2 हेलीकॉप्टर बादलों के बीच लगातार उड़ रहे थे। जैस्पर ने अपना चेहरा खिड़की से सटा लिया और उत्सुकता से बाहर देखने लगा। फिर उसने लेवी की ओर मुड़कर पूछा कि क्या वे अभी मुख्यालय वापस जा रहे हैं। नायक ने तुरंत जवाब दिया। उसने बताया कि निर्देशक ने कहा था कि अगर वे दोनों ठीक से सहयोग करेंगे तो उन्हें बस वही बोलने को कहा जाएगा जो जरूरी होगा। जब वे पहुंचे तो कमांडर को याद आया कि पिछली प्रसारण घटना ने विभाग के अंदर और आम जनता के बीच काफी चिंता पैदा कर दी थी। उसने बताया कि आज का राष्ट्रीय प्रसारण मुख्यालय ने खास तौर पर इसलिए आयोजित किया है ताकि पहले दिए गए सभी बयानों को स्पष्ट किया जा सके। उसने बिना हिचक यह भी कहा कि प्रतिबंधित प्रयोगशाला के बारे में जानकारी पूरी तरह सच है। उसने साफ कहा कि जिन योद्धाओं के पास प्राकृतिक शरीर होते हैं उन्हें राक्षस नहीं खाते। कमांडर ने आगे समझाया कि जब लोग यह सच्चाई समझेंगे तो कई लोग यह मानने लगेंगे कि योद्धा और राक्षस वास्तव में एक ही तरह की प्रजाति के हिस्से हैं। उसने कहा कि यही असली वजह थी कि मुख्यालय ने इतने लंबे समय तक इस सच को छुपाकर रखा। उन्हें हमेशा डर था कि यह सच इंसानों को बांट देगा। कमांडर ने आगे बताया कि केसिस ने जब यह जानकारी सार्वजनिक की तो समाज पहले ही 2 हिस्सों में बंट चुका है, सामान्य आंतरिक शक्ति वाले लोग और जन्म से विशेष शरीर वाले योद्धा। उसने आगे समझाया कि प्राकृतिक शरीर वाले योद्धा और राक्षस मूल रूप से विकसित प्रजातियां हैं। इस विकास की वजह से वे एक दूसरे को खा नहीं सकते। लेकिन साधारण इंसान और सामान्य आंतरिक शक्ति वाले लोग अभी भी इन विकसित प्राणियों के लिए शिकार माने जाते हैं। आखिरकार केसिस ने एक विवादास्पद योजना पेश की, राक्षसों के साथ सहयोग करना। उसके विचार के अनुसार लक्ष्य यह होगा कि साधारण लोगों और योद्धाओं को होमिनस में बदलने में मदद की जाए। उसने जोर देकर कहा कि अगर मानवता इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो इंसानों के एक दूसरे को खाने का खतरा खत्म हो जाएगा और राक्षस भी अपेक्षाकृत सुरक्षित हो जाएंगे। अंत में कमांडर ने घोषणा की कि वह केसिस के प्रस्ताव को स्वीकार करने और सभी प्रजातियों के साझा विकास के नाम पर राक्षसों के साथ सहयोग करने का इरादा रखता है। यह सुनते ही ट्रेसी और वन आई की आंखें अविश्वास से फैल गईं। शायद खुद केसिस ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि हालात इस तरह मोड़ ले लेंगे। देश भर में प्रसारण देख रहे अनगिनत लोग भी उतने ही हैरान थे। कई लोग भ्रम में चिल्लाने लगे, सोचते हुए कि क्या सुप्रीम कमांडर पूरी तरह पागल हो गया है। कमांडर फिर केसिस की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वह राक्षसों के प्रतिनिधि के रूप में सच में सहयोग करने के लिए तैयार है। उसने सभी दर्शकों को याद दिलाया कि केसिस इस समय दिलबंदी वाले जादू के अधीन है और झूठ बोल नहीं सकता। इसलिए अगर वह सहमत होता है तो यह साबित होगा कि इंसानों और राक्षसों का सहयोग सच में विकास की ओर ले जा सकता है। उसने सवाल फिर दोहराया और सीधे पूछा कि क्या राक्षस सच में पूरी मानवता की मदद करेंगे। लेकिन योद्धा पूरी तरह चुप रहा। यह खामोशी देखते ही दर्शकों में असंतोष फैल गया। कई लोग सोचने लगे कि अगर उसने पहले कहा था कि साधारण लोगों की मदद की जा सकती है तो अब जवाब क्यों नहीं दे रहा। कमांडर ने शांत स्वर में समझाया कि क्योंकि केसिस जादू के कारण झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए उसके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
फिर उसने साफ साफ कहा कि राक्षसों के साथ मिलकर पूरी मानवता को होमोनस में बदलने का विचार पूरी तरह असंभव है। उसने दर्शकों से पूछा कि क्या वे सच में समझते हैं कि राक्षसों और सामान्य आंतरिक शक्ति उपयोगकर्ताओं के बीच सहयोग का मतलब क्या होगा। उसके अनुसार राक्षसों की सहयोग की इच्छा ही पहले से एक स्पष्ट चेतावनी संकेत थी। उनका असली लक्ष्य मानवता की रक्षा करना नहीं था। वे सिर्फ कुछ शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण योद्धाओं को इंसानी पक्ष से अलग करना चाहते थे। साधारण लोग और कमजोर आंतरिक शक्ति वाले लोग राक्षसों की नजर में बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं थे। अगर ऐसे लोग राक्षसों के पक्ष में जाने की कोशिश भी करें तो उनकी कमजोरी की वजह से वे या तो संभालिए जाएंगे या खत्म कर दिए जाएंगे। अधिकांश राक्षस केसेस से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे और उनके पास इंसानों का शिकार छोड़ देने का कोई कारण नहीं था। उसके विश्लेषण में केसेस का सिर्फ एक असली उद्देश्य था, मानव समाज को बांटना और सामान्य आंतरिक शक्ति वालों को अपनी तरफ खींचना। कमांडर ने फिर पूरे दर्शकों को संबोधित किया और साधारण लोगों तथा योद्धाओं से कहा कि राक्षसों की एक भी बात पर भरोसा न करें। अंत में उसने हाथ बढ़ाकर सीधे लेवी की ओर इशारा किया और जोर देकर कहा कि यहाँ मौजूद सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं में लेवी निस्संदेह सबसे शक्तिशाली है। उसने बताया कि लेवी को केसेस द्वारा दी गई तथाकथित विकसित प्रजाति की थ्योरी ने बिल्कुल भी नहीं बहकाया और उसने जानबूझकर मानवता के पक्ष में मजबूती से खड़े रहने का फैसला किया। उधर ट्रेसी चुपचाप प्रसारण देखती रही, जबकि वन आई सुनते हुए स्पष्ट गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। बहुत से दर्शक जो प्रसारण देख रहे थे, वे जो कुछ भी सुन रहे थे उससे गहरे प्रभावित हुए थे। कुछ तो भावुक होकर यह स्वीकार करने लगे कि वे भी मानवता की रक्षा करने का विकल्प चुनेंगे, क्योंकि उनके सभी प्रियजन, माता पिता, बच्चे और दोस्त साधारण लोग थे जिनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं थी। तभी कमांडर आगे बढ़े और गंभीरता से यह घोषणा की कि वह हर जगह के सामान्य नागरिकों की ओर से मानवता के लिए एक एकजुट मोर्चा स्थापित करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने का इरादा रखते हैं। तभी जैस्पर चुपचाप लेवी के पास झुका और उसके कान में फुसफुसाया। उसने धीरे से याद दिलाया कि निर्देशक ने उन्हें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे, अगर कमांडर प्रसारण के दौरान खड़े होते हैं तो उन्हें भी खड़ा होना चाहिए। वह अनुस्मारक सुनकर नायक ने बस एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने और कमांडर ने लगभग एक ही समय में अपने सीटों से उठकर खड़ा हो गए। उनकी अचानक हरकत ने कमरे में मौजूद सभी का ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि लियोन, जो अब तक शांतिपूर्वक देख रहा था, उस अप्रत्याशित क्रिया से पूरी तरह से चौंक गया। इस बीच कमांडर अपनी दृढ़ और स्थिर आवाज में बोलते रहे। उन्होंने वादा किया कि जो योद्धा मानवता के साथ खड़े होने का विकल्प चुनेंगे, उनके खिलाफ अपमान, भेदभाव या झूठे आरोप कभी नहीं लगाए जाएंगे। उन शब्दों को सुनकर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। हालांकि कमांडर द्वारा यह घोषणा करने पर कि उन्हें सैनिकों को समझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करना होगा, कमरा फिर से अचानक शांत हो गया। उन्होंने पहले वह पुष्टि की जिसे कई लोग पहले ही संदेह कर चुके थे, लेकिन सुनने से डरते थे, आंतरिक शरीर वाले योद्धा सचमुच इंसानों को खाकर मजबूत हो सकते हैं, जैसे राक्षस करते हैं। हालांकि उन्होंने तुरंत यह जोड़ते हुए कहा कि ये योद्धा अभी भी इंसान हैं। इसलिए मानवों को खाने की क्रिया स्वाभाविक व्यवहार नहीं थी, बल्कि यह मानवता की नैतिक सीमाओं का एक गंभीर उल्लंघन था। उन्होंने यह समझाना जारी रखा कि जब कोई उस सीमा को पार करता है तो यह सामान्य लोगों की नैतिक जागरूकता और सामाजिक चेतना को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाता है। एक योद्धा जो दूसरे इंसानों को खाकर ताकत प्राप्त करता है,
वह या तो जल्द ही अपनी मानवता खो देगा और अंततः एक राक्षस में बदल जाएगा। अगर कोई विशेष व्यक्ति सचमुच उस रास्ते पर चलने का विकल्प चुनता है तो वह राक्षसों से भी ज्यादा विकृत और असामान्य बन जाएगा। इसीलिए कमांडर ने जोर देते हुए कहा कि जो कोई भी सच में इंसान बने रहना चाहता है उसे कभी भी उस वर्जित सीमा को पार नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने यह समझाया कि उनके खुद के अस्तित्व और हितों के दृष्टिकोण से भी विशेष व्यक्तियों के पास मानवता के पक्ष में खड़े होने के मजबूत कारण थे। अगर सामान्य लोग और आंतरिक शक्ति के कमजोर धारणकर्ता पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं तो दुनिया में सिर्फ राक्षस और विशेष योद्धा रह जाएंगे। भले ही दोनों पक्ष तकनीकी रूप से विकसित प्रजातियां हों और एक दूसरे को नहीं खा सकते, इसका मतलब यह नहीं कि वे शांति से एक साथ रह सकते हैं। जितने अधिक राक्षस होंगे उनकी कुल शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। उनका अस्तित्व हमेशा एक क्रूर नियम पर आधारित था, मजबूत कमजोर को शाश्वत रूप से शासित करते हैं। भले ही विशेष योद्धाओं को भोजन नहीं माना जाता, राक्षस फिर भी उन्हें औजार या दास के रूप में देखेंगे। जो लोग पर्याप्त शक्ति नहीं रखते वे अंततः निरंतर दबाव और नियंत्रण में जीवन व्यतीत करेंगे। उन्होंने यह समझाया कि जो विशेष व्यक्ति राक्षसों पर निर्भर होकर अधिक शक्ति प्राप्त करने का निर्णय लेंगे उनके लिए सामान्य मनुष्य पहले नष्ट होने वाली श्रेणी होंगे। अगर विशेष लोग राक्षसों पर निर्भर होकर अधिक शक्ति प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं तो सामान्य मनुष्य नष्ट होने वाली पहली श्रेणी होंगे। और इसके बाद भले ही राक्षस उन्हें भोजन के रूप में न देखें, विशेष लोग भी अंततः वही भाग्य झेलेंगे। सुप्रीम कमांडर फिर धीरे धीरे अपने सीने पर हाथ रखकर गंभीरता से यह घोषणा करते हैं कि विशेष विभाग हर सैनिक को व्यक्तिगत विकल्प देने जा रहा है। उन्होंने 3 संभावित रास्तों की रूपरेखा दी। पहला विकल्प था विभाग के भीतर रहकर सरकार की निगरानी में मानवता के लिए लड़ाई जारी रखना। दूसरा विकल्प था विभाग से पूरी तरह बाहर निकल जाना और सामान्य नागरिकों के रूप में जीवन जीना, युद्ध में राक्षसों से लड़ाई में भाग लिए बिना, लेकिन फिर भी राज्य की निगरानी में रहना। तीसरा विकल्प सबसे चरम था, यून आइलैंड पर जाना, राक्षसों के समाज में शामिल होना और प्रभावी रूप से मानवता के दुश्मन बन जाना। कमांडर ने यह और समझाया कि विभाग पहले या दूसरे विकल्प को चुनने वाले सभी व्यक्तियों को पहचान पत्र और स्मार्ट वॉच प्रदान करेगा। अगर आंतरिक शरीर वाले योद्धाओं को बाद में इन घड़ियों के बिना पाया जाता है तो उनकी जांच की जाएगी। पुष्टि के बाद उन्हें आधिकारिक रूप से दुश्मन माना जाएगा। उन्होंने यह जोर देते हुए कहा कि हर पंजीकृत विशेष व्यक्ति मानवता का हिस्सा रहेगा, साथी, दोस्त, परिवार के सदस्य और नागरिक। साथ ही कमांडर ने सैनिकों और नागरिकों को सख्ती से यह आदेश दिया कि वे उनके प्रति तिरस्कार न दिखाएं या अपमानजनक तरीके से उनका उल्लेख न करें। सुप्रीम कमांडर ने फिर अपनी नजरें लेवी की ओर मोड़ी। उन्होंने औपचारिक रूप से यह घोषणा की कि लेवी ने उनके राष्ट्र के नवीनतम लॉर्ड रैंक के योद्धा के रूप में पद ग्रहण किया है और उनसे अपना निर्णय लेने को कहा। नायक ने शांति से हाथ बढ़ाया और स्मार्ट वॉच ले ली। इसे सबको दिखाते हुए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की कि वह मानवता के साथ आगे की पंक्ति में खड़े होंगे। यह पल देखते हुए कमांडर थोड़े हैरान थे जब उन्होंने देखा कि लेवी अपनी आंखें ऊपर घुमाते हुए बोल रहे थे। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि शायद यह युवक उनसे असंतुष्ट हो सकता है।